नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की। स्पेन और मोरक्को मतलब यूरोप और अफ्रीका यहाँ सिर्फ 14 किलोमीटर पानी से अलग हैं। मुंबई से नवी मुंबई जितनी दूरी समझ लीजिए। फिर भी 100 साल से ज्यादा हो गए, कोई पुल या सुरंग क्यों नहीं बन पाया अब तक? हाँ, ये सवाल तो है। और ये रास्ता देखिए कितना अहम है। दुनिया का लगभग 1/3 तेल और गैस, आधा व्यापार और यूरोपियन यूनियन का तो करीब 80% माल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो सवाल वही है कि क्यों नहीं जुड़ा अब तक। हमने एक YouTube वीडियो देखा है जो इसकी इंजीनियरिंग, ऐतिहासिक और राजनीतिक वजहों को टटोलता है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, ये सपना कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। 1920s के दशक में तो एक जर्मन आर्किटेक्ट थे, हर्मन सोरगिल। अच्छा। हाँ, उन्होंने एटलेंट्रोपा नाम का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्लान सोचा था। वो चाहते थे मेडिटेरेनियन सागर को सुखा दें, एक नया महाद्वीप जैसा बन जाए और जिब्राल्टर पर डैम बनाकर बिजली पैदा करें। क्या बात है, मतलब पूरी ज्योग्राफी बदल देते। हाँ, बिल्कुल वैसा ही कुछ। लेकिन जाहिर है, ये सोच हकीकत से बहुत दूर थी। तकनीकी मुश्किलें, पर्यावरण पर असर और खर्चा, मतलब संभव ही नहीं था। सही बात है। फिर मामला थोड़ा जमीन पर कब आया? वो हुआ 1979 में, जब स्पेन और मोरक्को के राजाओं ने मिलकर एक समझौता किया। अच्छा, ऑफिशियली? हाँ, बिल्कुल। दोनों देशों ने अपनी अपनी सरकारी कंपनियां भी बनाई, स्पेन की सेजिस का और मोरक्को की एसएनएटी। इनका काम था ये देखना कि भाई ये लिंक बन भी सकता है या नहीं। और उन्होंने सर्वे वगैरह शुरू किए होंगे फिर? हाँ, 90 के दशक में सर्वे शुरू हुए। नॉटिलस, पोलास जैसे जहाजों से कोशिश की गई, पर यहीं से असली दिक्कतें समझ आने लगीं। क्या दिक्कतें? देखिए, जिब्राल्टर स्ट्रेट कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। यहाँ अटलांटिक का ठंडा भारी पानी मेडिटेरेनियन के गर्म हल्के पानी के नीचे घुसता है। अच्छा, वो लेयर्स बन जाती होंगी। हाँ, और इससे पानी के नीचे बहुत तेज धाराएं और भंवर बनते हैं। इसे अपवेलिंग कहते हैं। ऊपर से हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, कभी-कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। तो ऐसे में जहाजों का टिकना और सर्वे करना ही बहुत मुश्किल हो गया। समझ गया, मतलब प्रकृति अपने आप में एक बड़ी चुनौती है वहाँ। बिल्कुल। और इन्हीं शुरुआती जांचों में वो सबसे छोटा रास्ता जो सिर्फ 14 किलोमीटर का है, कैनियन रूट, उसकी मुश्किलें सामने आई। हाँ, सबसे पहले उसी पे ध्यान गया था क्योंकि सबसे छोटा था, पर मुश्किलें बहुत बड़ी निकली। जैसे कि? सबसे पहली बात तो गहराई। ये रास्ता 800 से 900 मीटर गहरा है। 900 मीटर? हाँ, आप सोचिए, इंग्लिश चैनल जो खुद काफी गहरा माना जाता है, वो भी सिर्फ 175 मीटर के आसपास है। ये उससे लगभग 5 गुना ज्यादा गहरा है। बाप रे, इतनी गहराई में पुल के पिलर बनाना या सुरंग खोदना, ये आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी लगभग नामुमकिन जैसा है। बहुत ही मुश्किल। और पानी के नीचे जमीन कैसी है, वो भी कोई मसला है। हाँ, वो दूसरी बड़ी चुनौती है। वहाँ समुद्र का तल ब्रेकिया नाम की कमजोर टूटी फूटी चट्टानों और चिकनी मिट्टी से बना है। ब्रेकिया? हाँ, मतलब स्टेबल नहीं है। जैसे किसी मलबे और कीचड़ पर आप कोई भारी चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो, नींव के लिए बिल्कुल बेकार। और इसके नीचे जो सख्त चट्टान है, वो इतनी सख्त है कि उसे काटना भी बहुत मुश्किल है। तो गहराई भी ज्यादा, जमीन भी खराब, और भी कुछ है? हाँ, एक बहुत बड़ा खतरा है भूकंप का। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट ठीक उसी जगह पर है जहां अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये एक एक्टिव फॉल्ट लाइन है। मतलब भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, ऐसी जगह पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना बहुत रिस्की है। उसे भूकंप रोधी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और आपने शिपिंग का भी जिक्र किया था शुरू में, वो भी एक फैक्टर है। हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। रोजाना सैकड़ों बड़े मालवाहक जहाज यहाँ से गुजरते हैं। तो अगर पुल बनता है तो उसे बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा, कम से कम 70 मीटर ऊंचा, ताकि बड़े से बड़े जहाज भी नीचे से आराम से निकल सकें। ये पुल के डिजाइन और लागत को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो मतलब ये 14 किलोमीटर वाला रास्ता तो लगभग नामुमकिन ही लगता है। गहराई, खराब जमीन, भूकंप, जहाजों का ट्रैफिक, सब कुछ इसके खिलाफ है। हाँ, इसीलिए फिर एक दूसरे रास्ते पर सोचा गया। कौन सा रास्ता? एक लंबा रास्ता है, करीब 28 किलोमीटर का। इसे थ्रेशहोल्ड रूट कहते हैं। 28 किलोमीटर? ये तो डबल हो गया लगभग। इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये उतना गहरा नहीं है, सिर्फ 300 मीटर गहरा है। सिर्फ 300 मीटर? वो भी कम नहीं है। हाँ, कम तो नहीं है।
लेकिन 900 मीटर के मुकाबले काफी कम है। और यहाँ समुद्र तल की जो जियोलॉजिकल दिक्कतें हैं वो भी कैनियन रूट के मुकाबले थोड़ी कम गंभीर हैं। अच्छा, तो अभी प्लान इसी रूट के लिए है? हाँ, मौजूदा प्लान इसी थ्रेशोल्ड रूट पर एक रेल सुरंग बनाने का है। 2 रेल ट्रैक होंगे और साथ में एक सर्विस टनल। रेल सुरंग? पुल नहीं? हाँ, सुरंग। शायद गहराई और शिपिंग ट्रैफिक को देखते हुए सुरंग ज्यादा व्यवहारिक लगी हो। और अगर ये बन जाती है तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा तो बहुत होगा। जैसे कसब्लांका मोरक्को से मैड्रिड स्पेन तक का ट्रेन का सफर जो अभी करीब 12 घंटे का है वो घटकर सिर्फ 4.5 घंटे का रह सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा कनेक्टिविटी में। बिल्कुल, व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन क्या सिर्फ इंजीनियरिंग की ही चुनौतियां हैं या कुछ और भी है जो इस प्रोजेक्ट को रोके हुए है? हमने सुना है राजनीतिक मसले भी काफी हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्पेन और मोरक्को के बीच कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जो इस प्रोजेक्ट की राह में रोड़ा बनते हैं। जैसे कि? सबसे बड़ा मुद्दा है स्यूटा और मेलिला का। ये 2 शहर हैं जो भौगोलिक रूप से मोरक्को में है, मतलब मोरक्को की जमीन पर बसे हैं, लेकिन इन पर कब्जा स्पेन का है। ये स्पेनिश एनक्लेव्स हैं। अच्छा, ये तो पुराना विवाद होगा फिर। हाँ, काफी पुराना है और इस वजह से दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव हो जाता है। जैसे 2008 में जब स्पेन के राजा ने इन शहरों का दौरा किया तब मोरक्को ने काफी नाराजगी जताई थी। या फिर 2020 में एक और घटना हुई थी जब स्पेन ने पश्चिमी सहारा के एक विद्रोही नेता को इलाज के लिए अपने यहाँ आने दिया, जिस पर मोरक्को बहुत नाराज हुआ था। और ऐसे तनाव का असर इस स्ट्रेट वाले प्रोजेक्ट पे पड़ता है? सीधा असर पड़ता है। जब दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते हैं तो इस तरह के बड़े जॉइंट प्रोजेक्ट्स पर बात आगे नहीं बढ़ पाती, काम रुक जाता है, भरोसे की कमी हो जाती है। तो मतलब इंजीनियरिंग की अपनी दिक्कतें हैं और ऊपर से ये राजनीतिक खींचतान भी है। बिल्कुल, दोनों चीजें मिलकर इस प्रोजेक्ट को मुश्किल बना रही हैं। हालांकि क्योंकि ये रूट रणनीतिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कई दूसरे देश भी चाहते हैं कि ये बने। कौन से देश? जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत और यूरोप के कई देश। वो दोनों स्पेन और मोरक्को पर दबाव भी डालते रहते हैं कि भाई अपने मतभेद सुलझाओ और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये सिर्फ इन 2 देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक व्यापार के लिए फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर यह पुल या सुरंग का न बन पाना सिर्फ एक इंजीनियरिंग की पहेली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब इतिहास, भूगोल, इंजीनियरिंग और हाँ, जियोपॉलिटिक्स सबका एक मिला-जुला जटिल मामला है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि कभी-कभी कंक्रीट और स्टील के पुल बनाने से पहले देशों के बीच भरोसे और समझ का पुल बनाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और शायद ज्यादा मुश्किल भी। हाँ, शायद ज्यादा मुश्किल भी। अब आगे क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या ये देश अपने मतभेद भुलाकर इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को पूरा कर पाते हैं या नहीं? और सुनने वालों के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, क्या टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स हमेशा ऐसे ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्था रहेंगी, खासकर जब हम दुनिया को जोड़ने वाले इतने बड़े महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।